फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जॉब। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन जो कि हम लोग देख रहे हैं संविधान के बनाने का आगाज। हमने अभी तक डिस्कस किया था उसके पृष्ठभूमि के बारे में, उन पॉइंट को हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर संविधान की नींव कैसे पड़ी, संविधान से पहले हमारे देश के अंदर कैसे नियम कानून चलता था और उन नियम कानूनों में क्या क्या चेंजेस हुए थे, उन सभी के बारे में जाना था। लेकिन फ्रेंड्स, अब उन पॉइंट को जानना है जिन पॉइंट का जिक्र हमारे संविधान में होता है। अब हम लोग जानेंगे भारत सरकार के उन अधिनियमों को जिनसे हमारा संविधान तैयार हुआ है, हमारा संविधान बना है, उस टॉपिक के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए कंप्लीटली हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आज के क्लास में सबसे अधिक आपकी संख्या में लोग शामिल हो सके। आज के सेशन में फ्रेंड्स स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं 1919 की कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये सेशन आपका 1947 तक के सभी बातों को, सभी अधिनियम, सभी नियम कानून का डिस्कशन आज के सेशन में होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन चल रहा है स्पेशली लक्ष्मीकांत, शशि थरूर या फिर होलकर, जिनके भी आप बुक्स आप पढ़ते हो या नोट्स पढ़ते हो, उन सभी पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लो। मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उस पॉइंट को आप तीनों बुक में पढ़ जाओ और तीनों बुक में जब पढ़ के आना और उसके बाद मेरा सेशन देखना एक बार, आप क्लियर कर पाओगे कि आप तीनों पढ़ के जो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाए, मैं आपको एक सेशन में, इस 30 मिनट के सेशन में आपको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं तीनों का समरी निकाल के आप लोग के लिए लेकर आता हूं और तीनों के जो बेहतरीन पार्ट है उन पॉइंट को हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारे सेशन में कंटिन्यू बने रहे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये सेशन प्रतिदिन सुबह 9 बजे लाइव फॉर्म में आता है, उस समय आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप हमें लाइव चैट में भी बता सकते हैं। हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी, बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल कराते रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हम सभी क्लासेस के पीडीएफ, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स, उसके अलावा आपके जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एवं नोट्स हैं, सभी कुछ अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन का न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स, एवरीथिंग्स आर अवेलेबल देयर। So you have to join my telegram channel seated GS classes में राम सर। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, एक बार और मैं आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं भारत के संविधान की पृष्ठभूमि, अर्थात कि भारत के संविधान का इतिहास। आज इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि हमने इससे पहले 2 पार्ट दे चुका है। पहले 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1861 तक के जो परिषद अधिनियम था, वहां तक हम लोगों ने बातों की चर्चा कर चुके थे। अब देखना है भारत के संविधान का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे 1909 के मार्लो मिंटो सुधार से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। फ्रेंड्स, आज का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके टॉपिक्स तो आज के ज़बरदस्त है, क्योंकि आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज हमारी राजनीति में चली आ रही है, हमारे देश की राजनीति में जो चली आ रही है। देश की राजनीति के अंदर जो सांप्रदायिकता की भावना फैली हुई है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोटे हैं, बड़े हैं, इस फॉर्म में जो सांप्रदायिकता फैली है और सांप्रदायिकता का जड़ कहाँ से शुरू हुआ, इन बातों को आज हम देखेंगे। इन सभी के बातों पे आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिस्कस। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे और आशा है कि आप सभी ने अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ दिया होगा, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए,
क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक्स पे। अगर कंटेंट्स की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि आज पढ़ना है भारत परिषद अधिनियम 1892। जरा एक चीज आप गौर कीजिएगा कि चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये सभी क्या चीज है। हमने आपको पहले ही चीज के बारे में चर्चा किया था कि दो भागों में हम पूरे पाठ को बांट के चल रहे हैं। एक तो था हमारा कंपनी रूल, जो कि 1785 से लेकर 1857 तक चला था। 1785 से लेकर 1857 तक। हालांकि ये केस माना जाता है 1773 से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तो वहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेन प्रभाव जो था 1781 में जो आपका सुधार हुआ, अमेंडमेंट बिल लगा 1773 में, उसके बाद देश के अंदर जो हो गई ब्रिटिश सरकार की पकड़ और मजबूत हो गई, इसलिए उसे 1785 से माना जाता है। 1785 से लेकर और 1857 तक का रूल हमारा क्या हो गया, कंपनी रूल हो गया, जिसमें चार्टर एक्ट अर्थात कि चार्टर रूल रेगुलेशन लगा हुआ था। दूसरा पार्ट था हमारा क्राउन रूल, मतलब कि सम्राट के अंदर वाला रूल रेगुलेशन, जो कि 1858 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने पूरे देश के शासन को अपने अंडर में ले लिया था। अपने अंडर में लेने का मतलब वह सारा वर्क खुद करती थी। अब कंपनी के हाथों में यह रूल नहीं था, और इसी वजह से आपका 1 जनवरी 1884 को देश के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व था, उसको भी औपचारिक रूप से नष्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये आपका अब जो पढ़ रहा है, ये हमारा कंपनी रूल नहीं बल्कि क्राउन रूल है। इसलिए भारत परिषद नियम भारत सरकार का अधिनियम अब बनेगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार है शामिल, इसमें कंपनी शामिल नहीं है कि चार्टर रूल रेगुलेशन बनेगा। इसलिए यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के रूप में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में चुनाव का आगाज कैसे हुआ। दूसरी पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। नाम तो काफी जबरदस्त है, लेकिन देश के अंदर बंटवारा का एक बहुत बड़ा सोर्स 1909 में जो उपजा था, वह उनके बारे में आज थोड़ा सा जानना है। उसके बाद अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919, मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इनके बारे में जानना है। और एक इम्पोर्टेंट साइमन आयोग, साइमन कमीशन, जो कि 1927 में इंडिया में आया था, पूरे देश में तहलका मचा दिया था। पूरे देश की आपकी कांग्रेस हो चाहे आपका मुस्लिम लीग हो, सभी ने मिलकर आपका विरोध किया था। वह है साइमन आयोग। क्यों विरोध किया था, क्या रीजन थे इसमें, इन सभी के बारे में हम आपको बात करेंगे डिटेल से। अगले सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से 9 दिसंबर 1946 को हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ, और किस फॉर्म में देश के अंदर हमारी जो बनाने की, आपके संविधान बनाने की जो नियम थी, वह स्टार्ट हुई। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे वो है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत संविधान की उद्देशिका। इन पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक एक पॉइंट करके, एक एक पार्ट करके 10 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, सभी शेड्यूल को एक चैप्टर वाइज, एक पॉइंट वाइज करके हम आपको कंफर्म कराएंगे। यह जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक सेशन आपको 15 या 20 मिनट का लूँगा, जिनमें कंप्लीट सेशन का रिवीजन आपको दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के 1 लीनियर क्वेश्चंस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, आते हैं पॉइंट पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट जो जानना हम लोग को, भारत परिषद अधिनियम 1892। यह क्या कहता है कि पहली बार देश के अंदर निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। अब ऐसा नहीं सोचिए कि निर्वाचन का मतलब चुनाव शुरू हो गया। चुनाव वर्ड का यूज 1892 में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यहां पर सिर्फ यह अधिकार मिला कि हमारे देश के जो आपका कार्यकारी सदस्य थे, जो गैर सरकारी सदस्य को उनके काउंसिल के अंदर में, सचिव के काउंसिल के अंदर में जो जोड़ा गया था, वह अपना मत दे सकते थे। कार्यपालिका अगर कोई काम करेगी तो उसमें बहस करने का मौका मिला।
न कि उन्हें चुनाव करने का मौका मिला। इसलिए 1892 तक ऐसा कहा जाता है कि चुनाव तो आया, लेकिन कैसा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का आगाज आगे होगा। अभी क्या मिला है सिर्फ हमें? अप्रत्यक्ष चुनाव का आगाज हुआ था। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के 5 सदस्य का निर्वाचन कर सकते थे। हमने बताया था कि आपका 2 तरह का विधानमंडल 2 भागों में बट गया था, क्योंकि विकेंद्रीकरण का आगाज हो चुका था। 1773 में जो केंद्रीकरण की नींव पड़ी थी वो 1861 में आगे खत्म हो गया। अब विकेंद्रीकरण का आगाज हुआ। यहाँ पे क्या था, आपका राज्य अलग हो गए और भारत सरकार का आपका हेड अलग हो गया। तो इसमें क्या था, राज्य के जो विधानमंडल होते थे वह अपने आप में चुनकर आपका केंद्रीय विधानमंडल में अपना विचार अर्थात कि 5 सदस्यों को, गैर सरकारी 5 सदस्यों को चुन सकते थे, अर्थात कि चुनने की सिफारिश कर सकते थे। जो वायसराय होगा अपने अकॉर्डिंग उसे चूज करेगा। उसके बाद क्या, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे। राज्यों के पास जो पावर था विधानमंडल का, क्योंकि हेड तो सचिव जो था और जो आपका सचिव और साथ में वायसराय वो तो ब्रिटेन का ही था। हमारे पास किस स्तर तक पावर था? राज्य के विधानमंडल तक। तो वहां पे हम लोग को यह मिली पावर कि अब हम क्या कर सकते हैं, केंद्रीय कोई भी बजट अगर होगी तो आम बजट में हम क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, भले वो कार्यकारी का हो या फिर आपका केंद्रीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई बजट हो। तो दोनों पार्टों में हमें बहस करने का मौका मिला था, हमें सजेस्ट करने का मौका नहीं मिला था अभी भी कि क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना ही मिला था अधिकार कि उन्होंने अगर कोई बना दिया तो उस नियम में हम क्वेश्चन कर सकते कि ये क्वेश्चन क्यों लगाया गया। हम उसे सजेस्ट नहीं कर सकते थे कि आप यही नियम लगाइए। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। अर्थात कह सकते हैं 1892 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ चुनाव के दृष्टिकोण से कि कम पहली बार हमें चुनाव करने का मौका मिला, अप्रत्यक्ष ही सही। दूसरी बात, कार्यकारी और केंद्रीय मंडल के स्तर पर हमें राज्य के विधानमंडलों को भी जो चुनने का अधिकार था, जो सदस्य की बहस करने का अधिकार था, वो प्राप्त हुआ। इसलिए ये 2 पॉइंट हमारे 1892 के परिषद अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो हम लोग जानेंगे वो पॉइंट, तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार कहने के पीछे भी रीजन था। क्योंकि मार्ले जो था उस समय अर्थात कि 1909 में भारत का सचिव था और मिंटो जो थे हमारे देश के क्या थे, वायसराय थे। इन दोनों ने इन सुधार को एक नया मोड़ दिया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत का सचिव मार्ले थे और मिंटो देश का वायसराय थे। फ्रेंड्स, इस सुधार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी ने हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता का नींव पड़ी थी। सांप्रदायिकता क्यों नींव डाली थी, क्यों हमारे देश को बंटवारा करने पे इन्होंने तुल गए थे, इनके बारे में अगर जानना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता इन्होंने फैलाई कैसे। इनका मेन मकसद जो था, इनका जो मेन पॉइंट ये था कि किसी भी तरह से इनका कहना था कि देश के अंदर जो मुस्लिम आपका लीडर होंगे उनका चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता करेंगे, जो हिंदू लीडर होगा उसका चुनाव सिर्फ हिंदू मतदाता करेगा। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय जमींदारों के ग्रुप में भी अगर हेड को चूज करना है तो सिर्फ उनके कैटेगरी के लोग ही उन्हें चूज कर सकते हैं, जिनके वजह से देशों के अंदर काफी ज्यादा विभेद पैदा हुआ। और ऐसा कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार देश के अंदर सांप्रदायिकता का जनक था, देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने का मेन जड़ था। फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इस अधिनियम में और क्या सुधार हुए। पहला नंबर चीज कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर गई।
मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय जो मंडल था, केंद्रीय मंडल में एक सचिव हुआ करते थे एवं उनके सलाहकार 15 सदस्य होते थे। तो टोटल कितने हो गए? 16। अब क्या कर दिया गया कि इनकी संख्या बढ़ाकर 60 तक कर दी गई। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि आपका 15 से आपका 60 तक का जो सफर था यह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए खुला था। भारतीयों के लिए जरूर ओपन हुआ, लेकिन अभी भी जो बहुलता थी, जो मेजोरिटी थी, वह सिर्फ और सिर्फ सरकारी सदस्यों के थी। और सरकारी सदस्य सिर्फ ब्रिटेन वाले हुआ करते थे। हम लोग अर्थात कि इंडियन गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसमें जुड़ा करते थे। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें हमें मिली वो थी पहली बार केंद्रीय जो विधान परिषद था, जहाँ पे नियम कानून बनाए जाते थे, उस नियम कानून के मंडल में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए आपका सांप्रदायिक जो निर्वाचन का कॉन्सेप्ट रखा गया था, उसके अंदर कार्यकारी के मंत्रिमंडल के अंदर सबसे पहली बार अपने देश के एक राजनेता ने हिस्सा लिया और उसका नाम था एसपी सिन्हा। उनका नाम था फ्रेंड्स एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। अब उनको कार्यकारिणी परिषद में मिलने का क्या फायदा था? भाई सबसे बड़ी ये फायदा था कि देश के अंदर अगर कोई नियम कानून लगेगा तो उसमें अब कौन करेगा मदद? अब मदद करेंगे एसपी सिन्हा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि 1909 हमारे लिए एक तरफ फायदेमंद भी था तो दूसरी तरफ हमारे लिए घाटा भी था। घाटा इस स्तर पे था कि देश में सांप्रदायिकता फैलने लगी, क्योंकि सांप्रदायिकता का कॉन्सेप्ट निर्वाचन में ला दिया था। दूसरा नंबर चीज हमारे लिए फायदा ये हुआ कि 16 से 60 सदस्य हो गया। अब हमारे देश के अंदर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या उनके जो परिषद था उनके अंदर बढ़ गई। उसके बाद एसपी सिन्हा को उनके अंदर कार्यकारिणी सदस्य में मिल गई, अर्थात कि किस तरह से नियम कानून बनाएंगे उनमें उनकी सदस्यता मिल गई, जो कि हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट सुधार हुआ था हमारा 1909 के, जिसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स किसी को? अर्थात कि देश के अंदर जो भी ये चेंजेस हुआ उनके अंदर भी आपका काफी ज्यादा बदलाव हुआ। अब ये जो थे निर्वाचन सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, बल्कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय या फिर इस तरह से छोटे छोटे स्तर जहाँ पे ग्रुपिंग चलती थी वहां पर भी निर्वाचन की उन्होंने सांप्रदायिकता फैला रखी थी। तो इसलिए देश में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रखा, अर्थात कि जिसकी वजह से देश के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हुआ था। आइए फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे 1909 के आपके एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब देखते हैं अगला जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। अब तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। फ्रेंड्स ये अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानना आपको काफी जरूरी है कि उस समय तक केंद्र के अंदर टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, क्योंकि जितने भी विधानमंडल थे, विधानसभा थी जिनके द्वारा नियम कानून बनाए जाते थे, उनमें टोटल संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या जो थी 145 थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल संख्या की बात करें तो आपके 145 होती। अब 45 जो हमारे देश के अंदर टोटल संख्या थी आपके विधानसभा की, फ्रेंड्स विधानसभा की, उनमें से 104 तो निर्वाचित होते थे, लेकिन 41 क्या होते थे? ये सचिव और वायसराय के द्वारा मनोनीत होते थे। फ्रेंड्स ये चीजें जो बता रहा हूं ये आप उठा कर देख लीजिएगा एक बार, अगर बुक्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप उठा कर देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में भी ये मेंशन नहीं मिलेगा आपको। जो चीजें बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए प्लीज इस पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। टोटल इनके अंदर सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें से 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 जो होते थे वो मनोनीत होते थे।
अब क्या था जी, 104 ये निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। यह 104 को आपका निर्वाचित होने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए। पहला नंबर चीज की सांप्रदायिकता के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे कि देश के अंदर जो भारतीय ईसाई धर्म वाले हैं उनको, यूरोप के जो भी लोग आपके इंडिया के हैं वो आपका भारतीय यूरोपियन, उसके बाद देश के अंदर आपका क्या है, कौन ज्यादा संपत्ति वाला है, कौन व्यक्ति के पास ज्यादा पावर है, उनके आधार पे लोगों को चुनाव का आपका पावर मिला, जिनके वजह से उनमें से चुनकर 104 जो आपके हो गए प्रतिनिधि चुने गए थे। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना अधिक सांप्रदायिकता का प्रभाव 1919 में बना रहा। और 1919 की जो सबसे बड़ी आपकी देन है वो है आपकी लोकसभा और राज्यसभा की देन। जो आज हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है उसकी देन 1919 में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उसके अंदर ये था कि इस अधिनियम के अंदर केंद्र को द्विसदनात्मक व्यवस्था के अंदर निर्माण किया गया था। पहला जो था आपका वह किया गया था आपका पहला केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, ठीक है, अर्थात कि उसके अंदर एक जो काम करेगी, हस्तांतरित जो काम करेगी वह उनके अंदर जो विधान परिषद है उन पे कार्य करेगी, उनके इशारों के आधार पे, और दूसरा करेगी कार्यकारिणी के आधार पे, अर्थात क्या एक नियम बनाने वाले के आधार पे और दूसरा उनके लागू करने वाले के आधार पे, अर्थात कि दो भागों में बांटी गई थी नियम कानून को, एक कार्यकारिणी आधार पे और दूसरा जो पॉइंट हमारा था एक विधान परिषद के आधार पे और दूसरा कार्यकारिणी परिषद के आधार पर बांटा गया था। कह सकते हैं कि देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत 1919 में हुई, क्योंकि उस समय विधानसभा की संख्या बढ़कर टोटल कितनी हो गई थी, 145 हो गई थी, जिसमें से 104 जो थे वो निर्वाचित थे और 41 जो थे मनोनीत थे। फ्रेंड्स ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन आप कर लेंगे। अब बात ये थी कि हस्तांतरित जो थी, हस्तांतरित के अंदर क्या आते थे, हस्तांतरित के अंदर वो सभी पॉइंट आते थे जिनकी आपकी सामान्य रूप से हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है। तो सामान्य रूप से क्या हो, जैसे कि भूमि का कर हुआ, बिल का कर हुआ, आपका रोड टैक्स हुआ, इस तरह के जितने भी पैसे लगाए जाते हैं वो सभी थे आपके हस्तांतरित के अंतर्गत, ठीक है। और आरक्षित के अंतर्गत अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आरक्षित के अंतर्गत वे करते हैं जिन कर का डायरेक्ट मुआवजा जो है आपका सचिव और देश के गवर्नर जनरल अर्थात कि वायसराय के हाथों में जाता था। अब आरक्षित जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, इन सभी हस्तांतरित था, लेकिन फ्रेंड्स भूमि कर वाला जो पार्ट था वो आरक्षित था। मैंने गलत उल्टा बता दिया आपको, भूमि कर जो था आपका, रोड टैक्स जो था वह आपका आरक्षित था। आरक्षित मतलब यह दोनों वायसराय के हाथ पे ही है, लेकिन कार्य करने का उनका परिषद थोड़ा सा बदल गया, ग्रुप ऑफ पीपल उसके अंदर बदल गया, दो ग्रुप उनके अंदर बन गया, एक आपका बन गया विधान परिषद का और दूसरा कार्यकारिणी परिषद का। विधान परिषद जो नियम को बनाए और कार्यकारिणी परिषद जो कि देश के अंदर नियम बनाए उनको कार्य करने में हेल्प करे, कहाँ पे कमी रही उसको देखना करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देश के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था का शुरुआत हुआ कब, 1919 के अंदर में, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो हुआ, देश के अंदर जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप और हम सभी करते हैं, लोक सेवा आयोग, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो पहली आयोग का गठन हुआ था वह 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही तो आया था, इसलिए यह देश के अंदर एक बड़ा आपका रिपोर्ट देने वाला था। एक और चीज इसमें बना था, एक और आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग का नाम था वैधानिक आयोग। और वैधानिक आयोग बना जो था वह ऐसे ग्रुप के लोगों का था जो 10 साल के अंदर अपने रिपोर्ट को बना के तब अपने सरकार को सौंपेगी। समझ सकते हैं आज के समय का सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, समझ सकते हैं कि सीएजी की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी। तो हमारे देश के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की शुरुआत 1919 में हुई, पहला तो लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा नंबर हमारे देश के अंदर सीएजी जो था
वह सीएजी आपका कब बना? आपका बना भारत सरकार अधिनियम 1919 से, क्योंकि वहां पे आपका एक वैधानिक आयोग बना था, जिस आयोग का चर्चा अभी भी किया जाता है सीएजी के फॉर्म में, कि सीएजी जो भी रिपोर्ट आपका पता लगाएगा वह आपको सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रपति को सौंपेगा, और अपने रिपोर्ट को वहां पे सौंपने से पहले उनका निरीक्षण करेंगे लोक लेखा आयोग, जो कि पहले वैधानिक आयोग हुआ करता था। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हम लोग देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या खास है इसमें। पहला नंबर चीज, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम को जानते हैं। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों, इसी नाम से ही क्यों जानते हैं? इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि मेंटेग्यू जो था वो देश का पहला भारतीय सचिव था, और पहला मतलब उस समय का सचिव था, और दूसरा चेम्सफोर्ड उस समय हमारे देश के अंदर वायसराय हुआ करता था। ठीक है, चेम्सफोर्ड हमारे देश के अंदर वायसराय था, जबकि मेंटेग्यू यह हमारे देश का सचिव था। इस वजह से इसे मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, और द्विसदनात्मक व्यवस्था में अभी हमने बताया कि दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित हस्तांतरित बांटने का एक ही मकसद था कि एक विधान परिषद के अनुसार काम करेगा और दूसरा काम करेगा कार्यकारिणी परिषद के हिसाब से, जो कि अभी की हमारे लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग पहलू है। क्लियर है फ्रेंड्स? इस 1919 में एक और आपका बजट पेश करने का आपका सबसे मौका दिया कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग रूप में आपका होगा। प्रांतीय बजट अपना पेश किया जा सकता है और केंद्रीय बजट जो होगा अपना अपना बनाएगा, लेकिन उन सभी के ओवरऑल जो आपका जजमेंट करने का अधिकार था सिर्फ वायसराय के पास था। लेकिन यह अधिकार जरूर मिल गया कि प्रांतीय बजट पेश हो सकती है और केंद्रीय बजट अलग पेश होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अर्थात कि 1926 में बना सिविल सर्विस के लिए एक कमीशन, और यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अब हमारे देश में आगाज हो चुका था कि अब जो एग्जाम का कंडक्शन होगा, जो कंडक्ट होगा एग्जाम, वो एग्जाम देने के लिए हमें फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारे देश के अंदर ही आपका एग्जाम होगा, साथ साथ पेपर चेकअप करने के लिए जो बात होगी वो हमारे देश के अंदर होगा। क्योंकि पहले जब स्टार्ट हुआ था आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो पहला नंबर चीज तो पहले ब्रिटेन के लोग ही बनते थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपका यहाँ के लोगों को ब्रिटेन जाके एग्जाम देना पड़ता था। तीसरी नंबर बात, जब सुधार हुआ तो बात हुआ कोई बात नहीं, इंडिया में भी होगा, लेकिन जो पेपर होगा, पेपर चेक करने के लिए कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा, जिसके वजह से हमारे देश के लोगों को आपको जनरली पास ही नहीं किया जाता था। अब जो बना यह 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसमें यह कंडक्ट किया गया, यह बतलाया गया कि जो एग्जाम इंडिया में कंडक्ट होगी उसका कॉपी चेकअप भी इंडिया में ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन, जैसा कि अभी हमने बताया कि 10 साल बाद अपना रिपोर्ट देगा, और इस रिपोर्ट के आधार पे ये सरकार आपका तय करेगी कि यह हमारे देश के लिए जो नियम कानून चल रहा है, जो विचारधारा चल रही है, यह विचारधारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी, और देश के अंदर यह चुनाव आपका चेंजेस देश में एक नया रूल लेकर आया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला पॉइंट 1935, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले साइमन आयोग, आइए देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं साइमन आयोग। लगता है फोटो इसमें नहीं आ पाएगा, चलिए कोई नहीं, फोटो में हटा देता हूं। देखिए साइमन आयोग की फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग, तो साइमन आयोग हमारे देश में आने के पीछे जो मेन रीजन था, वह रीजन था क्या कि देश के अंदर जो भी नियम कानून लगे हैं, उस नियम कानून का पता लगाने के लिए जो वहाँ के आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश सरकार थे, वो नवंबर 1927 में एक टीम बनाई। ठीक है, एक सात सदस्यीय टीम बनाई। उस टीम को इंडिया के अंदर जो व्यवस्था चलती है, उन व्यवस्था को पता लगाने के लिए उन्होंने कहा।
तो इन व्यवस्था लगाने के लिए कहा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि 7 सदस्य वाली एक टीम जाएगी और यह देश के अंदर जो नियम कानून चल रहा है उन नियम कानून का पता लगाएगी। इसके बाद जब देश के अंदर आया यह आपका साइमन कमीशन, तो देश के अंदर काफी ज्यादा इसका विरोध किया गया। तो विरोध करने के पीछे रीजन था क्योंकि जो भी सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के सदस्य थे। इस देश में इंडिया के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये रिपोर्ट जो करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करेगा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया और साइमन कमीशन को इंडिया में नहीं मानने का आपका राय लिया गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा, जब देश के आपका जो नियम कानून है इनके बारे में जब इन्होंने देखा, तो देखने के बाद इन्होंने जो रिपोर्ट किया उसमें इन्होंने बताया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन और द्विसदनात्मक सरकार को नियमित करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा कि भाई जो चल रही है सांप्रदायिक निर्वाचन और द्विसदनात्मक निर्वाचन ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसे चलने दो भाई, ठीक है। लेकिन इस बात को हमारे इंडियन नहीं मानते थे क्योंकि इंडिया वाला कभी ये नहीं चाहता था कि देश के अंदर क्या हो, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था हो, जिसके वजह से देश के लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश की, जिनके वजह से मजबूरी में ब्रिटिश सरकार को एक सम्मेलन करना पड़ा, जिनमें आपके ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया के लोग भी शामिल हुए थे। अर्थात क्या, ब्रिटिश भारत और साथ ही साथ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन अर्थात कि राउंड टेबल सम्मेलन की एक बात कही गई, जिसमें साथ में बैठकर बात की जाएगी और इनके आधार पे इस आयोग के रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और आगे का फैसला किया जाएगा। इन्होंने तो 3 आपकी मीटिंग तो बुला दी, लेकिन पहले मीटिंग में हमारे देश के कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति वहां पर नहीं गए थे। इम्पोर्टेंट व्यक्ति जाएंगे भी क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर कोई भी इनका बस नहीं चलने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके रिपोर्ट को आपके पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उन्हें 9 के बराबर माना जाता है, अर्थात उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में देश के स्तर से कांग्रेस की तरफ से हमारे महात्मा गांधी जो थे वो हिस्सा लिए थे। महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे और हिस्सा लेकर उनमें उन्होंने अपने विचार रखे थे। उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। हालांकि तीसरा जो हुआ, उन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी देश के अंदर कोई भी आपका किसी भी तरह के आपके जो बड़े स्तर के नेता थे वह शामिल नहीं हुए थे। उसमें जो शामिल हुए थे वह एक विश्वविद्यालय का एक नेता था, एक छात्र था, छात्र नेता था, वो शामिल हुआ था और उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव कुछ रखे हुए थे। हालांकि 3 गोलमेज सम्मेलन का कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से हमारे देश के अंदर एक नई नीति, एक नया प्रॉब्लम जरूर शुरू हो गया। और नया प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो नया प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई कि देश के अंदर एक और आपका सांप्रदायिकता का नया आगाज हुआ, जिसे कहा गया सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में लाया गया। सांप्रदायिक अवार्ड की बात की जाए तो इसके अंदर देश में यह किया गया कि जितने भी छोटे कास्ट के लोग होंगे, जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग होंगे, उनको सांप्रदायिकता के आधार पर उन्हें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, विशेष खास तौर से छूट दी जाएगी। अब क्या हुआ, उस कंडीशन में 1932 का जब ये केस था, तो 1932 में जब ये लाया गया, उस कंडीशन में हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वह हमारे जेल में थे, ठीक है। किस जेल में थे, तो पुणे के जेल में थे। अब पुणे के जेल में थे और पुणे के जेल में ये अनशन पर बैठ गए। ये घटना 1934 की चली गई, 1932 में स्टार्ट किया था और 1934 तक ये घटना चलती रही। ये क्या हुआ कि पुणे में वो जेल में थे और अनशन में बैठ के भाई हम खाना नहीं खाएंगे, आप मेरी बातों को मानिए। और हमारे जो पुरुषों के पुरुष महापुरुष जो थे BR अम्बेडकर, ये हमारे सांप्रदायिकता का समर्थन करने वाले थे। ये सांप्रदायिक अवार्ड जो था इनका समर्थन खुल के कर रहे थे। ये चाहते थे कि देश के अंदर जो छूट मिले, खास तौर से
छोटे जातों के इनका प्रतिबंध रूप में आपको मिले और बड़े कास्ट को बड़े रूप लोगों को नहीं मिले। लेकिन महात्मा गांधी के नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए वो अनशन पे बैठ गए थे और अनशन तोड़ने के लिए अब वायसराय तक ये खबर चली गई। तो वायसराय उस समय देश के जो थे वो थे हमारे इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, महात्मा गांधी की, आपकी और इरविन की समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन की, उससे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना संधि के नाम से जानते हैं। उनमें यह विचार रखा गया कि सांप्रदायिक अवार्ड भी हमारे देश में रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो कास्ट होंगे उससे कोई समस्या भी नहीं होगी। अर्थात एक स्तर तक सांप्रदायिकता के लिए छूट भी दे दिया गया, साथ में बड़े लोगों को भी उनके अंदर सम्मानजनक कार्य करने को मौका मिला। इस वजह से यह एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। और इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह 1934 की बात है। 1934 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि पूना पैक्ट कब लागू हुआ था, 1934 में। क्यों लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपका सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के विरोध में। आपके कौन थे, महात्मा गांधी और आपके इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। क्लियर होगा फ्रेंड्स सब किसी को? आशा है कि सब किसी को हमने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा। अगर क्लियर हो गया आपके पॉइंट, तो हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी कि मैंने 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अगले क्लास में गारंटी रखता हूँ कि स्टार्ट ही से करूँगा, इसलिए अगले क्लास में ज़रूर इसके बारे में चर्चा करूँगा। कल मैं बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर दूँगा। कल पृष्ठभूमि संविधान आयोग की, संविधान की आपकी पृष्ठभूमि का कल लास्ट पॉइंट होगा। 1935 की इससे स्टार्ट करके 1947 तक हम लेके जाएंगे। कल का सेशन देखना नहीं भूले, क्योंकि कल का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम कल आपकी कंप्लीट पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अगर टाइम बचा तो आपके लिए ओपन लिनियर भी लेकर आएंगे। पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जय हिंद।